हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डॉस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next important chapter here, the growth and development in a plants. There are 20 chapters for a nice board, and also for the all student is the syllabus of growth and development in a plant. There is a most important topic here. If you ensure their seed your garden are in a pot, after a few days you would be find a tiny seedling are coming out from to the seeds. As a day pass, their tiny seedling is a grow in the size, the number of leaves increasing, and later it is a grow into a mature plant and produce flowers and fruits. This is a process of growing and developing. Beside growth and development, plants also show the movement, but it is not be clearly visible as the case of animal. In this lesson, you will be learn about the growth, development, and a movement in a plant. This is the most important topic here. And after the study this lesson, you will be able to define the term growth and development and difference between the growth and development and explain to the growth curves and list the various stages of cellular growth and explain to the various method of measurement of plant growth in here and describe the factor affecting to plant growth and important for growth of regulator or explain the role of growth regulator as a dormancy and germinate of seeds and definition of among to the short day is a plant, long day and plant and the day of neutral plant and define the term of regularization of the senses and identify the effect of the salt stress and the water stress in a plant and define the various type of movement like azimuthalism, photoalism and nestus is a terror movement for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है पौधों में वृद्धि और परिवर्धन। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पौधों की वृद्धि अब किस प्रकार होना है इसके विषय में है। हमने फूल फल उसके हर एक पार्ट के बारे में विस्तार से जाना। अब ये जानना अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि पौधों में वृद्धि किस प्रकार होता है और इसका क्या कारण है। यदि आप
अपने बगीचे या जो है गमले में बीज बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको यह छोटा सा पौधा जो है बीज से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो है नन्हा पौधा आकार में बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें बाहरी सारी पत्तियां निकल जाती है और बाद में बढ़ते बढ़ते एक प्रवेश पाद यानी पादप के रूप में बन जाता है और फूल और फल उत्पन्न होने लग जाते हैं और यह प्रक्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं वृद्धि और प्रवर्धन के साथ साथ पौधे गति भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह परिस्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती है जैसे कि जानवरों में दिखाई पड़ती है। अब इसमें जो है हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर चैप्टर में है क्या। देखिए, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत सी बातें जो होगी जिसके बारे में आप जान सकोगे। जैसे वृद्धि और परिवर्धन शब्दों की परिभाषा कर सकोगे और वृद्धि और परिवर्तन में विभेदन भी कर सकोगे और वृद्धि ग्राफ के द्वारा भी समझ सकोगे और कोशिका वृद्धि विभिन्न अवस्थाओं की सूची भी कर सकोगे। पौधों की वृद्धियों को मापने के विभिन्न तरीकों को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि नियंत्रक जो है महत्व का भी यहाँ पर जो है आप अच्छे समझ सकोगे। उसके बाद अल्पदीप्तकाली और दीप्तकाली और दिवसीय निरत पौधों में भी आप विभेदन कर पाओगे कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। विलंगन हो या आपके जितोड़कों हो या सभी हो, सबकी परिभाषा आप जो है अच्छे से दे पाओगे। पौधों एवं परम जो है प्रतिबल और जल प्रतिबल के जो है प्रभावों को भी पहचान सकोगे, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभिन्न प्रकार की गतियों जैसे गुरुत्वावर्तन यानी गैमोस्ट्रोफिलिज्म, प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोलिज्म, अनुकंची यानी नेस्ट्रिक्स तथा स्फीति टोरस गतियों की परिभाषित भी आप जो है भली भांति कर पाओगे। लेकिन ये सब होने से पहले जो देखते हैं हमारा टॉपिक में है क्या। The growth and development is the first topic is here. Is the most important topic here is the growth and development. You must be noted that all living organisms grow in a size. But have you ever thought how to do theirs grow? Growth take place due to the cell division. The growth is place due to the cell division and which is increasing the number of cells in a body. And this process continually and we observe increase in the weight, size and volume all plant and animal. This is called to the growth. There is a call to the growth and growth is a factor here. Growth is a living organism may be defined as the irreversible increasing in their number and size of cell, organs and whole organism. There is a most important here. Growth in the living organism will not be uniform all throughout their lifespan. Growth takes place at a fast rate till their plants and animals attain to maturity. Then it is slowed down and at the particular time it is stopped. Later in the life death occur. All this change that is occur in organism is starting from it is the beginning till its death may be collectively be a term as a development. Development is associated with the macrophagogenesis and the differentiation of macrophagogenesis in this process of development shape and structure of an organism and differentiation in the process of change in the cell, tissue, organ and carry out a different function. There is a most important for here. There is a growing the living organism. There is a later is a life death. Death is a general processing in the all organism and there is all changing to organism starting to beginning to death. There is a most important feature here. There is a talking here is a morphogenesis. Morphogenesis is the most important for structural. But one fact is come here, a development in the whole series of quantitatives and quantitative changes such as growth, differentiations and maturation which is the organism undergoes throughout its life cycle. There is undergoes to the maturation which the and differentiation or as the organism undergoes to throughout its life cycle. दोस्तों यहाँ पर जो है वृद्धि और परिवर्धन के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये जो होती है वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। कोई पौधा अगर बड़ा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कोशिका विभाजन यानी कोशिका की वृद्धि के फलस्वरूप ही ऐसा संभव हो पाता है। और ये कोशिकाएं जो होती संख्या में बहुत संख्याओं में वृद्धि करती है। जैसे इंसानों में भी सेल डिवीज़न होता है ऐसे ही प्लांट में भी देखने को मिला है। यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है और हम सभी पौधों का जानवरों के वर्णन, आकार और आयतन बढ़ोतरी होते रहते हैं। इसे ही वृद्धि ग्रोथ यानी वृद्धि हम कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। देखिए इंसानों में तो बेशकली ये ग्रोथ रुक जाती है पर पौधों में रुकती नहीं है। पौधे जो है
वो कंटिन्यू ग्रोथ करते ही रहते हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ करते हैं, तभी तो उनका साइज़ जो होता है डिफरेंट होती है। यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात आती है कि जीवित प्राणियों में वृद्धि को कोशिका या अंग पुनर्जीवित संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी किसी भी जीवित प्राणी में वृद्धि को कोशिकीय अंग और जो है पर्णजीवी की संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में जो है आप यहाँ भली भांति समझ सकते हो। कहते हैं जीवित प्राणियाँ या जीवों में वृद्धि पूरे जीवन काल में एक सी नहीं होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं हर एक प्राणी में दोस्तों पूरे लाइफ टाइम वृद्धि नहीं होती है, जो मैं पहले ही बात बता चुका हूँ। कहते हैं पौधे तथा जंतु जब प्रव्यक्त अवस्था में होते हैं तो वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है, यानी जब ये बच्चे अवस्था में होते हैं, जब इसको ग्रोथ के टाइम होता है तो बहुत काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे कम होता ही चला जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बाद में कम होता ही चला जाता है और एक विशेष समय पर रुक जाती है। यानी काफ़ी एक समय जब आता है जब ये ऑटोमेटिक रुक जाती है। बाद में जीव मर भी जाता है, किंतु प्राणी के जीवन काल में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी बदलावों को सामूहिक रूप से हम परिवर्धन का नाम दिए हैं। यानी इसको ही डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद जो सारी प्रोसेसिंग करता है और अंत में मर जाता है, ये सारे जो होते हैं डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। कहते हैं संरचना विकास और परिवर्धन से जो परिवर्तन संबंधित है, संरचना विकास किसी जीव के आकार और संरचनाओं में वृद्धि के लिए जो है विकास की प्रक्रियाओं के लिए विभेदित कोशिकाओं को अंगों के विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कोशिका अगर विभाजन होगी, कोशिका की अगर बढ़ोतरी होगी, तभी जाके जो है कोई जीव आगे जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम होगा। अगर वो वृद्धि नहीं करती है, वो अगर उसके शरीर में सभी अंगों का विकास नहीं होता है, तो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनका विकास नहीं हो पाएगा और अपने जैसे जो है इंडिविजुअल जो है पैदा करने के लिए या उत्पत्ति करने के लिए सक्षम होना उनके लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं संरचना विकास किसी भी जीव का, देखिए संरचना विकास जो किसी जीव का आकार और संरचना के विकास की प्रक्रिया और विभेदन कोशिकाएं और उत्कोण और अंगों में विभिन्न कार्य करने के लिए आए बदलाव की प्रक्रिया को ही कहते हैं। यानी जो बदलाव होती है दोस्तों शरीरों में, जो इतना बदलाव देखने को मिलता है, सारे प्रक्रिया इन्हीं कारणों से ही होती है। कहते हैं किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रिया जैसे वृद्धि, विभेदन, प्रयोक्ता क्रम को ही परिवर्धन कहलाता है। तो आप इसका डेफिनेशन आपको माइंड में रखना चाहिए कि किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रियाएं जैसे वृद्धि, विभेदन, परिवर्तन के क्रम को ही परिवर्धन कहा जाता है। यानी वृद्धि और विभेदन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो क्या परिवर्धन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। परिवर्धन का मतलब ही होता है विकास, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि परिवर्धन जो वर्ड है कोई खास वर्ड नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया गया है। तो our next topic is stage of cellular growth. There is the most important topic here, stage of cellular growth. There you have already learned that the growth of organism is always associated with the growth in a size and number of cell. The growth of organs or organism occur in three successive stages. There are first is a cell division. There is a first is a cell division is the most important here. The number of cell increasing due to mitosis. There is a cell division here is a mitosis, and cell engagement is the size of individually cell increasing after cell division due to the increasing in the volume. It is a protoplasma. There is a most important here the size of individual cell increasing after the cell division due to increasing the volume. It is a protoplasma. And third is the cell differentiation. The cell differentiation is here in the stage structure of the cell change to perform a specific function. There is the most important here structure of cell or change to perform the specific function, and similar types of cell having same functions and from a group which is known as a tissue. The tissue has an important role play in this cell differentiation because there is stage of structure of the cell change to perform a specific function. There tissue is the most important here. Frey here show there is important for cell division. There is most important for here. There is single, there is a multiplication of other cells, and there continue a division on the cell, and they are most important for the mitosis division on plant and their growth of the size and structure.
And here also division, the comprehension of the cell division and the cell engagement is the cell division is the first and cell engagement of second. There is a mitosis division for here, and there is a multiplication of all the plants, animal, and there is a most important for the division of the cell. And the hair in the lower organisms such as bacteria and the algae, the entire body growth. But is a higher organism like a fern, pinus and flowering plants, its growth is restricted to the cell present only in the growing region, like a shoot, apex and the root tip, and close to the lateral sides of the stem, root, and growth at the tips lead to the aggregation of bodies, and part and lateral growth lead to increasing in the thickness of stem and root. There is a most important for here and the दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए कोशिकीय जो होती है वृद्धि उसकी भी बहुत अवस्थाएं होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अदा करता है। आपको पता है कि कोशिकीय वृद्धि हर जीव जंतु में जो है अनिवार्य होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव हो या कोई प्लांट हो, सब जगह जो है ग्रोथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर भी इसी ग्रोथ के लिए आगे आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता रखता है, क्योंकि अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाना है और इसको आगे से आगे बच्चों तक पहुँचाने का जो अगर अवसर है तो इसके लिए आपको हेल्प करने की आवश्यकता है। क्या पूछिएगा कैसे, तो ये आपको समझ है कि ये किस तरह इसको पहुँचाया जाए। इसको जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जितना हो सके दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए आपको जो है अग्रसर होने की आवश्यकता है। आप सोचना ये काम आपका है कि आप कैसे इसको पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपके जो भी आप ख्वाहिश रखते हो त्रिपाण सेंटर उसी बेस पे चलने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुझे उन बच्चों को समझाना है, चाहे उसको जैसे मर्जी हो। इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है अब हिंदी में भी डिस्प्ले हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा थी तो वैसे हम ढल गए, तो आपको भी जो है त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसको जितना हो सके उन बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर का हेल्प कीजिए जो बच्चों की इस वीडियो की आवश्यकता है, और इसका जो है वो कुछ हद तक फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर सके, क्योंकि आने वाला समय में त्रिपाण सेंटर जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी काम चल रहा है, तो उसका भी वीडियो जो है आपके समक्ष एक नए अंदाज में और नए रूल रेगुलेशन के साथ आएगा, जिसमें आपको समझना बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए आपको पता है जब तक आप बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तब तक उस वीडियो का जो है आपको शायद नहीं मिल पाएगा फ़ायदा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं वृद्धि हर एक जीव जंतु के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती है जो उनके आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी जीव की वृद्धि हमेशा उसकी कोशिकाओं की वृद्धि से संबंधित होती है, यानी जितना कोशिका वृद्धि होती है उतना ही वो आगे जो है वृद्धि करता है। कोशिकाओं की वृद्धि की 3 लगातार होने वाले अवस्थाएं होते हैं, जैसे कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय विभेदन और एक और भी होती है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं यहाँ पर सेल डिवीज़न जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। कहते हैं इसको हम सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के रूप में लेते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है 1 से 2 में विभक्त हो जाना, ठीक है, कि कारण कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है, ठीक है, 2 से 4 बन जाता है। तो ये काफ़ी सूत्री विभाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मिसेसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है सूत्री विभाजन जिसको हम म्यूटेसिस कहते हैं। तो दोनों विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसमें पहला जो होता है दोस्तों सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन होता है। अगर दूसरे की बात करें हम तो कोशिका विवर्धन होता है, यानी सेल एंगेजमेंट कहलाता है वो, यानी कोशिका विवर्धन। इसमें कोशिका विभाजन के बाद प्रत्येक कोशिका का आकार बढ़ने के कारण उसके जीव द्रव्य का आयतन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे इंसानों में भी होता है, पहले छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे से देखते हो ये वयस्क जब बनते हैं तो इनमें सेल डिवीज़न यानी कोशिका सेल डिवीज़न ही होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर 2 डायग्राम शो किया गया है जिसको समझाने के लिए आपको पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर आप अगर 2 डायग्राम देखो तो बहुत क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जो है कोशिका विभाजन हो रहा है और दूसरा की तरफ जो है कोशिका विवर्धन हो रहा है। यानी कोशिका विभाजन कोशिका विवर्धन में तुलना को यहाँ दर्शाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन में कैसे जो है मिटोसिस जो हो रही है और कैसे जो है 2
भागों में विभक्त हो गई है। लेकिन वही दूसरे साइड देखोगे तो इसके साइज़ में जो है वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, इसमें डिवीज़न नहीं हुई लेकिन इसके साइज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। अब देखिए साइज़ में जो बदलाव आना एक जो है जीवों के डेवलपमेंट का एक उदाहरण होता है, क्योंकि अगर साइज़ में वृद्धि नहीं होगा, आगे वो नहीं बढ़ेंगे तो छोटा सा पौधा बड़ा पौधा में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे इंसानों में जो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये धीरे धीरे वृद्धि करके आगे जो है अपना जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं और आगे हर कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो पौधों में भी ऐसे ही होता है, वो छोटा सा होता है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो हर कार्य करने के लिए, चाहे उसमें फूल आना, चाहे फ्रूट आना या किसी प्रकार की क्रियाएं होती है, सारे जो है निर्धारित हो जाती है। तो ये तब होता है जब सेल डिवीज़न होगा, यानी इसका बॉडी पार्ट में डेवलपमेंट होगा। उसके पश्चात तीसरी बात जो थी कोशिका विभेदन। देखिए कोशिका विभेदन भी एक तरह के जो है ऊतक के बढ़ाने का एक तरीका होता है। कहते हैं इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कोशिका की संरचना बदल जाती है, यानी कोशिका की संरचना दोस्तों जो होती है यहाँ पर बदल जाती है और एक ही प्रकार की कोशिका एक ही तरह का कार्य करने के लिए एक समूह बनाती है, यानी एक ग्रुप बनाती है जिसे हम ऊतक कहते हैं। यानी इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए जो है एक ग्रुप बनाती है जो कि ऊतक कहलाता है, और ऊतक मतलब होता है टिश्यू। तो ये तो आपको शायद नॉलेज पहले से भी रहा होगा। कहते हैं निम्न जीवों में जैसे जीवाणु और शैवालों में संपूर्ण शरीर वृद्धि होती रहती है, लेकिन उच्चतर जीव जैसे फर्न, चीड़ और पुष्पी पादों में वृद्धि केवल जो है बुद्धिमान स्थल को कोशिकाओं तक ही सीमित रहती है, और यह स्थल प्रभाव शीश और जड़, शीश पर और तने और जड़ों के पार्श्व भागों में उपस्थित होती है। कहते हैं शीशों के जो है वृद्धिमान स्थलों में वृद्धि के कारण जो संबंधित भागे लंबे हो जाते हैं और पार्श्व वृद्धि के कारण ही ये जो है जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। यानी ये वृद्धि नहीं होगा तो शायद जो है पौधे मोटे नहीं होंगे और वो जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जो कहते हैं दोस्तों चाहे कोई भी हो, चाहे चीड़ हो, चाहे फर्न हो, चाहे पुष्पी पादपों हो, सब में वृद्धि जो है कोशिका के कारण ही होती है, और ये कोशिका जो होती है सभी भागों को वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फॉर द all board and all exam, there is the most important for a growth curve. Examiner asked too many times of this question of growth curves. The rate of growth of plants or parts not away to the same during to its lifespan. Sometimes it is slow and the other time is rapidly. If you plot to increasing of cell number means growth rate against time and typically shape and curve is obtained. This is called to growth curve is a seminoid growth curve. There is called to sigmoid and growth curve for here, and there is curve has three phase. There is a lag phase and there is a log phase and a steady phase here. So here is the first lag phase. This is the initially phase of growth, even to the rate of growth is very slow. Friend, here is the lag phase is the development is very slow, means growth is very slow, and the log phase is it is a rapidly growth and the maximum during to entire lifespan. There is a log phase is the most important is a phase. There is a growth is a maximum. There is a growth is maximum, and the steady phase there is the rate of growth rate is decreasing and the finally stop. There is a decreasing and finally growth in a steady phase. It is a three phase is the most important. Lag phase is a log phase and steady phase. So in this diagram, here show this diagram is the sigmoid curve is a dry weight, and there is a lag phase, log phase, and there is a last steady phase. Here show there is a Stromis curve is most important here. There is a dry bed, is a log phase, and there a log phase, and the lag phase is the and goes to the steady phase. There is the most important. There is the starting for the seed germinating and the losing of weight, and here is go to the slowly growth and the rapidly growth. Here there is a maximum time is the log phase, and there is a no growth and fruits a leaf and the loss. There is a directly death. This is the most important curve of here. There is a completely understanding. The total time period during which the fastest growth of the organs and organism occur is called to the grand period of the growth. There is called to the grand period of growth on here.
तो कहते हैं अगर वृद्धि वक्र की बात हम अगर करें तो कहते हैं कर्व जो ग्रोथ कर्व होती है ये कई एग्जामिनरों के लिए और कई एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों में अगर ये टॉपिक है ग्रोथ कर्व तो समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस जो है 100% है, क्योंकि इसके बिना जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। कहते हैं पौधे की या फिर पौधे के भाग की वृद्धि दर संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान हमेशा एक सी नहीं होती है। कभी ये अत्यधिक धीमी हो जाती है और कभी ये जो है तीव्र गति से कार्य करती है। यदि हम कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि को जो है समय के विपरीत लेते हैं तो एक बहुरूपी आकार का वक्र होता है। इसे हम वृद्धि वक्र या सिग्मॉइड वक्र यानी इसको हम ग्रोथ कर्व या सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ग्रोथ कर्व या सिग्मॉइड कर्व आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कहते हैं अगर हम डायग्राम को यहाँ पर देखें तो हमें पता लगेगा कि किन किन चरणों से ये गुजरता है। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो शुल्क बार दिखेगा, यहाँ पर सिग्मॉइड वक्र दिखाया गया है जिसमें लैग फेस दिखाया जाएगा, लॉग फेस दिखाई जाएगी और स्टैंडी फेस दिखाई गई। कहते हैं इसमें 3 फेस ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, लैग फेस प्रवस्था जो होती है और लॉग प्रवस्था कहलाती है और स्थिर स्टैंडी प्रवस्था। देखिए यहाँ बीज का अंकुरण से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ की जो ग्रोथ होता है अंकुरण से स्टार्ट होती है और ये धीमी वृद्धि करती है। ये अपना वृद्धि तब पकड़ लेती है जब ये लॉग फेस में जाती है। लॉग फेज में जो होती है काफ़ी तीव्र वृद्धि होती है और जैसे लॉग फेज से आगे निकलती है ऑटोमेटिक जो है इसका वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि रुकने के बाद क्या होता है ये स्टडी प्रवस्था में चली जाती है यानी स्टडी ग्रोथ में चली जाती है और उसके पश्चात जो है ये मृत्यु को प्राप्त होती है यानी ये जो है पौधा खत्म हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहते हैं एग्जाम व्यू से। अब यहाँ पर जो है लॉग फेज और लैग फेज और स्टडी फेज, अब देखते हैं इसमें जो है क्या बातें जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं कि इस वक्र में वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक यानी लैग प्रवस्था कहलाता है। यह वृद्धि का आरंभिक काल है जब वृद्धि दर अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये फेज में जो है वृद्धि काल जो है बहुत ही धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही मध्य लॉग प्रवस्था यानी मध्य लॉग में पहुंच जाता है तो ये काफ़ी वृद्धि जो है काफ़ी तेज गति से होने लग जाती है। यह तीव्र वृद्धि दिखाती है और संपूर्ण जीवन काल में सबसे अधिक होती है, यानी इस अवस्था में दोस्तों काफ़ी वृद्धि देखने को आपको मिलेगा। उसके पश्चात तीसरी स्थिर अवस्था जो आती है स्थिर अवस्था यानी इसको हम स्टैंडी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह अवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और अंत में रुक भी जाती है। कहते हैं समय के इस कुल अंतराल को जिसमें हम वृद्धि की सभी अवस्थाएं पूरी होती है समग्र वृद्धि काल कहलाती है। इसको हम कह सकते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी समृद्धि काल जिसमें सबसे अधिक वृद्धि उसे हम कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहलाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। उसके आगे का टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उस टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। कहते हैं दोस्तों कभी कभी देखने और समझने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कहते हैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, आप जहाँ भी एक बार सर्च कीजिएगा मेरा वीडियो नहीं आएगा, दूसरे व्यक्तियों के वीडियो आता है। तो कहते हैं आपको जहाँ से समझ में आ रहा है जिस रूप में आ रहा है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है कि दूसरे बच्चों से शेयर करना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर का यही उद्देश्य क्या है कि हर एक बच्चों तक पहुंचे जिनको ये सिलेबस है। और एनआईएस बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए जो है ये सिलेबस के रिगार्डिंग चल रही होती है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और वो बच्चे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और आपको पता है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, इसलिए आपको समझना और भी आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। What do you mean to measurement of growth? So here, after knowing the different phase of growth, let us now to how to measuring growth in a plants. Growth in a plants begin to quantitative phenomena can be a measuring in the relations to be time. It can be measuring in a term of increasing the length or growth in case of stem roots and increasing the area of volume. It's mean to the in case of leaves and fruits and increasing in the numbers of cells as the algae, yeast and the bacteria. Let us discuss about some method of measuring of growth in this length. So here is the first method is a direct method. Direct method means we know that growth generally take place at the apical region of plant. So growth
in a length can be directly measuring by the mean of the ordinary measuring scale at any particular interval of time. So here our first activity on for you, there is the aim of to use of ordinary scale to be a measuring growth in the length of the stem of plant in your garden. And what do you require? The here require is thread, a piece of stone, and the measuring scale. There is the most important required things. And what to do? The what to do means tie the stone at the once into the thread and take the length of the stem from above the soil surface with the help of their thread, and mark the length of the stem on the thread with the help of the pen, and put the thread on the scale and note down to the length. And there is a record the length of cuttings or date of activity. Repeat the procedure and at the interval of 1 week. In this any change of length, there is so in this table, there is a number of the week and the length of centimeter. You note down this length and measurement. You understand to the development for the length on plant. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वृद्धि मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ क्या होती है। वृद्धि मापन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको अगर पता है कि हम जो है हाइट अगर इसलिए हम नापते हैं कि हमें पता लगता है कि हम कितने सेंटीमीटर बड़े हो रहे हैं कि हमारा जो है ग्रोथ रुक गया है। तो ये सभी प्लांट में भी इसी प्रकार के जो मेजरमेंट देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजरमेंट करने से ये होता है कि पौधे कैसे बढ़ रहे होते हैं, इसके विषय में हमें जो है सही सही जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ जानने के बाद जो है आप पौधों में वृद्धि मापन कैसे किया जाता है, इसके विषय में सोचेंगे। पौधों में वृद्धि एक जो है परिणात्मक प्रक्रिया है जिसे समय के संबंध में मापा जा सकता है। यानी संबंध के में समय में मापा गया, इसे मापन के शब्दों में माप कहते हैं। यानी इसको मेजरमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। मेजरमेंट कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अगर 10वीं क्लास में अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर जो है मेजरमेंट की हर एक तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था और समझने की कोशिश भी किया था कि जो मेजरमेंट होती है किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर इसी बात पे चर्चा भी की गई है। कहते हैं लंबाई या वृद्धि में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये सब होती है। इसमें तना और जड़ के लिए वृद्धि होती है। क्षेत्रफल तथा आयतन बढ़ोतरी के संदर्भ में भी होती है। पत्तियों और फलों के लिए भी होती है। कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में शैवाल, ईस्ट और जो है जीवाणु के लिए जरूरी होती है। यानी सब जीवों में जो होती है वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि मेजरमेंट की जो है टेक्निक है, जो वृद्धि मापन की तकनीक है, तो पहला तकनीक इसमें क्या है दोस्तों? ये इसमें पहला जो तकनीक है वो यही है कि प्रत्यक्ष वृद्धि। देखिए प्रत्यक्ष वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वृद्धि अक्सर पौधों के शीर्ष भाग में होती है, इसलिए वृद्धि की लंबाई को सीधे ही मापा नहीं जा सकता। साधारण रूप में मापने वाले पैमानों से एक विशेष समय अंतराल के बाद मापा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है, जो किसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है, क्योंकि आप जो इसको सही तरीक़ा से नाप सकते हो और आपके सामने जो है वृद्धि दिखेगी। यानी आप जब किसी टेबल में इसको नोट करते रहोगे ना तो आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी। तो प्रत्यक्ष विधि जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी में एक क्रियाकलाप एक्टिविटी दी हुई है और ये एक्टिविटी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से जो प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो इसको आपको समझना भी चाहिए और इसको जो है अपने जो है पेज पे नोट डाउन भी करने की आवश्यकता रखता है। अगर क्रियाकलाप देखें तो सबसे पहले है हमारा उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या होता है? कहते हैं साधारण पैमानों की सहायता से आपने बगीचों के जो है पौधे के तने की लंबाई मापा होगा। आपके जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी इसको मापने के लिए एक धागा, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा और एक मापक पैमाना। ठीक है, जब आप मापोगे तो ये बात ध्यान रखना कि धागे के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बंधित होना जरूरी है और मृदा की सतह के ऊपर से तने की लंबाई धागे की मदद से लीजिए। यानी ऊपर जो है मृदा की सतह, यानी जो है मिट्टी का सतह है, वहाँ से आप लंबाई आपको लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। कहते हैं पेन की सहायता से आगे धागे द्वारा मापी गई लंबाई के तने के ऊपर निशान लगाइए और पैमानों पर धागों के रखिए और लंबाई के लिख लीजिए। क्रिया के तरीके जो है सही रिकॉर्ड तैयार भी करना पड़ेगा आपको। इस विधि को एक हफ्ते के अंतराल पर पुण्य कीजिए, क्योंकि एक हफ्ता कम से कम इस विधि को लगेगा, तभी पौधे में आपको ग्रोथ का जो है कुछ पदचिन्ह निशान जरूर दिखेंगे। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है और ये साधारण तौर पे आप कहीं भी आजमा सकते हो, चाहे घर में भी आजमा सकते हो एक गमले में पौधा लगा के। तो ये दोस्तों मेजरमेंट की सबसे अच्छी विधि है और जिसको जो है प्रैक्टिकली रूप में भी किया जा सकता है।
और इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप इसके लिए तालिका भी बना सकते हो, जिसमें आप हफ्ते का क्रम और लंबाई सेंटीमीटर में जो है कम से कम 5 दिन का रिकॉर्ड रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर ये 5 दिन के आपने रिकॉर्ड रख लिया तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक और समझने में काफ़ी आसान रहेगा। Our next is a measurement method is a axonometer. Friend, here axonometer is the most important method for more accurate measurement of length. We can use to the specially designed equipment called to the axonometer. Axonometer is the most important for measurement of method. We can use it is a measuring the rate of the growth of shoot length of plant. A thread is attached to be the tips of the stem of potted plant, and the thread is a hugs on the pulling of the axonometer. The other end of their thread is attached to be weight. Two valleys are fixed with the long needles and which slide over to the graduated arc. As their stem grow in the length and the weight pull the thread down to their moment of the needle is a read on their scale of arc. Here show the axonometer is the most important meter. There is show their arc, their centimeter scale and pointer and the pulleys and thread and the weight. And there's all things are present here. And the here one pot on the potting has the tree, their plantation of plotting tree and standard. There is a bait on the increase is a down. The thread is like a pulling. There is a most important method for the axonometer for here. Axonometer is a scientific method, the measurement of plant growth. दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर एक्सेनोमीटर आ गया। देखिए एक्सेनोमीटर जो है एक साइंटिफिक मेथड है, नापने की विधि है, जिसको आप जो है बड़े पैमानों पे भी मापा जाता है। अगर साइंटिफिक रूल रेगुलेशन को देखा जाए तो कहते हैं लंबाई को अत्यंत सही मापन के लिए हम इसका विशेष प्रकार का उपकरण जो है, जिसको हम एक्सेनोमीटर के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण का जो प्रयोग होता है हम पौधों को प्रभावी वृद्धि की लंबाई को मापने में भी करते हैं। गमले में लगे पौधों को जो है शीश में एक धागे बांधते हैं और धागे को जो है एक्सेनोमीटर की गिरनी पर लटका दिया जाता है और धागे के दूसरे सिरों पर एक भार या वजन लटका देते हैं। गिरनी के कुछ साथ एक लंबी सुई लगा दी जाती है जो एक अंकित यहाँ पर चाप की पर घूमती रहती है। जैसे तने की लंबाई में वृद्धि होती है वजन वाला धागा नीचे झुक जाती है और चाप के पैमाने पर सुई की गति का जो पाठ्यक्रम बदल जाता है। तो ये बहुत आसान मेथड है। साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो इसमें यही बात दर्शाई गई है कि इसमें चित्र में भी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक जो है स्केल लगा दिया गया है जिसको हम आर्क या चाप कहते हैं और यहाँ पर जो है पौधे को धागे से बांध दिया गया है, ठीक है। और ये घिरनी लगा दी गई है। जैसे ये भार के यहाँ पर डाउन होता जाएगा ये घिरनी नचेगी और इसके सुई के धागे जो कांटे जो हैं जो संकेतक चिन्ह है वो भी घूमने लग जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप संकेतक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ही स्थान यहाँ रखता है। और ये जो मेथड है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें हमें छोटा सा पौधे की आवश्यकता होती है और इसके लिए गमले में लगा पौधा भी आप ले सकते हो, जैसे इसमें चित्र में भी दिखाया गया है। और ये जो जैसे जैसे गिरनी नाचेगी वैसे वैसे जो है ये अपना जगह व्यवस्थित होती चली जाएगी। The next topic is factor affecting a plant growth. Who is the factor that affecting a plant growth here? Generally, plant growth is influenced by a number of factors, both external and internal. The first of the external growth of factor here, the external factors are those factors present in the environment that affect the growth of plants directly, indirectly. These factors are the light, temperature, water, and mineral nutrient. And the first is light. Friend, their external factor is light, temperature, water, mineral nutrient, etc. And there is a first is the light. The light mean you have already learned about the necessity of the light for the process of photosynthesis. And besides the photosynthesis, light is also stimulated for a seed germination and growth of seedling and differentiation of various tissue, organ, and reproduction. There is a most important for the light on the all plants. Here the one fact, when the plant grow in the dark, they become a tall and yellowish at the beak and their leaves are very small. That is a fact is the most important here. But second is the temperature. Temperature is play the most important role in the growth of plant. Some plant grow in the cold climate and some in a hot climate. That is the most important thing here. The optimum temperature required for a
growth of plant range between 228 to 30 Celsius, but it may be occurred in a temperature range of 4 to 45 Celsius. All the metabolic activity of plants are directly affected by the variation of temperature. There is the all the metabolic activity is the effect by the variation of temperature. A very low temperature causing increase injuries to their plant due the chillings and freezing, and very high temperature stop the growth. I have already learned to the preview chapter. There is a high temperature stop to the growth because enzymes are not active on the high temperature. There is the most important things. And next is a water. So water is also is the most important factor effect to the growth of plant. You have already learned that a plant absorbs water by its roots and use it is the photosynthesis and other biochemical process, and some of it is lost through the transpirations. For a proper growth of plants, a particular a quantity of water is required. Both deficiency and excess of water react to the growth of plants. And the last is the fourth part here, a mineral nutrition. The mineral nutrition is the most important nutrition. In their lesson 9, the plant nutrition is also important for you, and we have already discussed the importance of mineral nutrition for the plant growth and development. All the metabolism process of require inorganic nutrition, the plant growth is a resultant effect by their deficiency of nutrient. दोस्तों यहाँ पर जो है हम अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, कहते हैं किसी चीज़ को प्रभावित जो है कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्रभावित करना कि नेचर का एक रूल है और यही रूल हर जगह लागू होती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी रूल रेगुलेशन हो। ठीक है, जैसे आप देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ही है, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनको ज़रूरी है इसकी। ठीक है, आज आपको पता है त्रिपाण सेंटर जो है बच्चों के लिए बनाता है। ठीक है, आपने कहा कि हमें हिंदी में भी डिस्प्ले चाहिए, हमें हिंदी में भी चाहिए, तो आपके ही कहने पे हमने ये किया। तो त्रिपाण सेंटर इस मानने में आपके लिए सदैव हेल्पफुल ही बना रहेगा। मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो बहुत कमज़ोर है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के हेल्प के लिए। इसमें बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसको प्रोनाउंसिएशन करना कठिन होता है, कहते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन होता है। मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं तो एक कहते हैं भारत का निवासी हूँ, और यहाँ भारत में कहते हैं इतना भी अंग्रेज़ की तरह बोलने नहीं आता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो अंग्रेज़ भी होते हैं, वो पूरे सेंटेंस नहीं बोलते हैं। मैं बीए तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे कितने भी जो एमए वाले बच्चे भी मेरे पास आते हैं, तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, तो इतना क्षमता है मेरे पास। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन की एक वर्ड के लिए अगर आप सोचिएगा कि ये वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, देखिए कहते हैं ना कोई भी इंसान के बहुत से स्ट्रेस होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, फिर भी आपके लिए अग्रसर है, हमेशा आपके ही लिए कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलतियों का आप भी जो क्या इग्नोर कर देना ही बेहतर होता है, और उसको आगे निकलने का ही जो है मार्गदर्शन, क्योंकि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है कि आपको जो कोई कंसेप्ट हो वो अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे वो हिंदी में आए चाहे वो इंग्लिश में आए। हिंदी तो सिर्फ इसलिए बताई जाती है क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है और साइंस इंग्लिश में रहती है, तो कई वर्ड जो होते हैं साइंस में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, तो ये बातों को हमेशा आप इग्नोर कर देना कि क्योंकि ये डिस्प्ले भी हो रहा होता है, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन भी कर लेना और बात समझने की कोशिश करना कि इसमें बताई क्या गई है और समझाई क्या गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है आपके लिए, क्योंकि कई बच्चे ये भी होते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कई वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसको बोलना भी हम चाहें तो बोलना भी डिफ़िकल्ट होता है, और बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं वो अधूरा बोलते हैं। अगर आपने कभी नोट डाउन ना किया हो ना, तो ये बात ध्यान देना कि अगर कोई इंस्टीट्यूट हो या कहीं भी हो, वो प्रॉपर पूरा वर्ड नहीं बोलती हैं, वो थोड़ा सा काट देते हैं वर्ड को, और आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। तो कहते हैं आप मैंने यहाँ बीए में भी एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना, कि जो इंग्लिश मैन होते हैं वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो उनकी होती है बैड नहीं होती है, टोटली बैड होती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बीए में पढ़ रहा हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उनका देखना एक चैप्टर है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें ये बात पूरे क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि इंडिया में तो फिर भी बहुत अच्छा लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया में लोग कोशिश करते हैं तो पता है क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर छोटा मोटा उनको वर्ड पता हो और बंदे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो उसके बोर्ड के पीछे ही पड़ जाते हैं, शब्द के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है।
तो मैं दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें प्रोत्साहित करना है किसी को, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना हमारा जो है इंग्लिश में फ्रेश होता है माइंड। जैसे आपको पता ही है कि आपको कोई चीज़ आपको याद करना हो तो बार बार आप पढ़ते हो तो याद होता है। तो उसी तरह से अगर बार बार प्रोनाउंसिएशन करोगे तो 100% एक समय आएगा जब आप खुद ही परफेक्ट बन जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि बार बार कोशिश करो, बार बार टॉपिक को समझो। ठीक है, कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है सिर्फ दूसरे बातों को नोट कर कर के अपना जो है जो मेन मकसद को भूल जाता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। आपको मेनली है अपना मकसद देखना कि आप जब ये वीडियो ओपन किया है तो आपने किस टॉपिक को समझना है। क्या वो टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं 1-2 वर्डों का कोई मान्यता नहीं दी जाती है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि साइंस का वर्ड में तो क्या कहते हैं ना, आई और ई का डिफरेंस भी नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चे का रूल ही यही है। कोई इंग्लिश नहीं लिख रहे हो आप यहाँ साइंस लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मुझे सब बातों की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कहते हैं आप बड़े हो, बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं जो बड़े बड़े घर के भी होते हैं, तो ये उनको ये बात समझना चाहिए कि मेरा मेन मकसद वीडियो देखने का क्या है, कि हमें नॉलेज लेना है। ठीक है, हमें समझना है, और समझ में अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। और वो बातें आपको नहीं समझ में आ जो अधूरा रह गया, समझ लीजिए कि वो जानकारी सदैव अधूरा ही आपके पास रहेगा। जैसे त्रिपाठी स्टडी सेंटर कहता है, कभी भी अधूरा जानकारी मत रखो। चाहे उसको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में समझो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप जहाँ से भी मर्जी आपको समझ में आए आप समझने की कोशिश कीजिए, और हमारे जो देश है उसके सही विकास में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। क्योंकि आप अगर सही से पढ़ोगे, सही से आपका नॉलेज रहेगा, तभी जो है भारत के जो है समस्याओं का समाधान जो है उचित प्रकार से कर पाओगे। तो यही त्रिपाठी स्टडी सेंटर का उद्देश्य है। ठीक है, और साथ में आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर अच्छा लगता है तो इसको दूसरे बच्चे तक फॉरवर्ड करने का कर्तव्य आपका है। कहते हैं बार बार कर्तव्य याद नहीं दिलाई जाती। ये बात तो थी आपके लिए समझ के लिए। अब देखते हैं पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। देखिए, अक्सर पौधे की वृद्धि बहुत ही बाहरी और आंतरिक कारणों से ही प्रभावित होती है। ये तो आपको भी नॉलेज होगा कि जो कोई चीज़ प्रभावित करता है वो कौन करता है, या तो बाहरी फैक्टर हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। बाहरी मतलब बाहर और आंतरिक मतलब अंदर वाला फैक्टर। तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम बाहरी फैक्टर देखें तो बाहरी फैक्टर जो होती है वो कौन कौन सी होती है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्रभावित करती है। एक तो सबसे पहला प्रकाश आता है। प्रकाश के उतार चढ़ाव की वजह से जो है पौधों में बहुत तरह के वेरिएशन आती है। और तापमान अगर कमता बढ़ता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ने से एंजाइम की प्रोसेसिंग जो होती है रुक जाती है। ठीक है, और पानी का तो पड़ता ही पड़ता है। तभी आपको पता है जो डिसॉर्ड होती है, जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं, वहाँ पौधा का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाता है, और होता भी है तो उनकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती है और पत्ते जो होते हैं कांटा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और खनिज पोषक पदार्थों की तो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके बिना तो पौधे जो है ग्रीन भी रहना उनके लिए संभव नहीं है। तो ये सारे जो है बाहरी वृद्धि कारक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश, तापमान, पानी और खनिज पोषक पदार्थ। तो यहाँ सबसे पहले हमारे समक्ष आता है प्रकाश। अब देखिए प्रकाश कैसे प्रभावित करता है पादपों को, देखते हैं। दोस्तों यहाँ प्रकाश जो है, आप पहले ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि प्रकाश संश्लेषण में जो है लाइट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपने ये भी देखा था कि लाइट किस प्रकार की चाहिए जिसमें जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लाइटें होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जैसे ग्रीन लाइट में। तो ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आप पुराने जो है वीडियो, पुराने चैप्टर सब जो है, पीछे वाला चैप्टर सब है, उनमें देख सकते हो प्लांट वाले में, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो है बीज, अंकुर, नए पौधे की वृद्धि, विभिन्न उत्तकों तथा अंगों के विभेदन और जनन के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं प्रकाश कई मायने में इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो अंकुरन हो, बीज का, नए पौधे की वृद्धि हो, या विभिन्न उत्तकों का अंगों का विभेदन हो, तो ज़रूरी है। अब देखिए जो प्रकाश है सिर्फ पौधों के लिए ज़रूरी नहीं होता, इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर प्रकाश में आप नहीं रहोगे तो आपका हड्डी जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की वजह से क्या होता है, धूप की वजह से हमारे शरीर के जो कैल्शियम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाता
बनाती है हमारे बोन को, यानी विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। और विटामिन डी कई मायने में हमारे जो है बोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो आप भी जानते हो। कहते हैं एक फैक्ट यहाँ पर रखता है कि जब पौधे जो होते हैं अंधेरे में उगते हैं तो वे लंबे और पीले और कमज़ोर होते हैं, उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हो। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट बताने की कोशिश किया है कि अंधेरे में चाहे हम भी अगर मान लीजिए धूप में नहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी यही प्रोसेसिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि अगर कोई पौधे को अगर धूप उसमें न लगे, ठीक है, और अंधेरे कमरे में रख दो तो वो लंबे भी नहीं होंगे, पीले और कमज़ोर हो जाएंगे और इनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी रहेगी। सेम यही इंसान के लिए भी होता है। जो इंसान घर से निकलता है, कार में बैठता है, कार से ऑफिस में बैठता है, धूप का दर्शन नहीं होता, वो जो उनके जो हड्डी होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं और कई तरह के बीमारी जो है उनको सताते रहते हैं। सेम प्लांट में ही भी होता है। मैं कई बार बताया हूँ कि दोनों में जो है काफ़ी समानता देखने को मिला है, क्योंकि प्लांट है तभी हम हैं तभी प्लांट है। दोनों की प्रक्रियाएँ चलती रहती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ रहे हैं, अगर हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये चक्र है। अगर इस चक्र को अगर तोड़ दिया जाए ना तो 100% जो है पौधों के साथ इंसानियत का भी जो है और इंसानों का अस्तित्व भी यहाँ पर मिटते हुए नज़र आ सकती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष तापमान, टेम्परेचर। देखिए तापमान और टेम्परेचर कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काफ़ी इफेक्ट करते हैं। देखिए कहते हैं इंसान के लिए भी जो है उच्च तापमान पे जीवन जीना संभव नहीं है, तो प्लांट का कैसे हो सकता है। अब देखिए बहुत से लोग जो है रेगिस्तान एरिया के साइड भी रहते हैं और बहुत से लोग जो है हिमालय में भी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के साइड भी रहते हैं, और कुछ लोग जो है हार्श नॉर्मल टेम्परेचर भी रहते हैं। तो कहते हैं तापमान हर जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ पौधे ठंडी जलवायु में उगते हैं और कुछ जो है गर्म जलवायु में भी अपने जीवन जो है चला सकते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए क्रांतिकीय तापमान यानी 28 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है। देखिए ये वो टेम्परेचर जहाँ इंसान भी अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता है, लेकिन यह 4 से लेकर 45 सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन इसके बिटवीन यानी 4 से 45 के बीच में हो सकता है। पौधों की उसी उपयुक्त क्रियाओं यानी प्रत्यक्ष रूप से तापमान में विभिन्नता के कारण प्रभावित होती है। अत्यधिक कम तापमान जैसे बर्फीली मौसम के कारण पौधे की ठंड तथा क्षति पहुंच जा सकती है और अधिक तापमान के कारण उनकी वृद्धि भी रुक सकती है, यानी कई हार्मोन जो होते हैं अपने वृद्धि करना बंद कर देते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सामान्य ताप रहता है तो सभी हार्मोन जो है क्रिया करने के लिए अग्रसर रहता है। अब यहाँ पर पानी के विषय में देखते हैं। कहते हैं वाटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। इंसानों के लिए जल ही जीवन है, जल नहीं है तो इंसान नहीं है। लेकिन पौधों के लिए कई मानने में यही बात यहाँ आती है, क्योंकि पौधे अपनी जड़ों द्वारा पानी का शोषण करते हैं, जिनके उपयोग वे प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं में करते हैं। उनमें से कुछ भाग जो है वर्षोत्सर्जन यानी पानी का हर्ष हो जाना। नहीं दोस्तों, पानी का हर्ष का मतलब ही होता है वर्षोत्सर्जन, और ये सभी पौधे करते हैं। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा काफ़ी नष्ट भी होते हैं। पौधे की पर्याप्त वृद्धि के लिए पानी की एक विशेष मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की कमी और अधिकतम दोनों की पौधों की वृद्धि को रोक सकती है। देखिए धान का पौधा जो होता है जहाँ पानी मांगता है, लेकिन अगर कोई पौधे को पानी में डाल देते हो अधिक मात्रा में तो वो तो सड़ जाएगा या गल जाएगा, लेकिन अगर पानी भी नहीं दोगे फिर भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो वही कहते हैं ना कि कोई चीज़ सही मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो पौधे के लिए हो। तो उसके दोनों के लिए पानी जो है जीवन के समान है। कहते हैं खनिज पोषक पदार्थ। अब देखिए हमने इसके बारे में चैप्टर 9 में जो पूरी डिटेल पढ़ी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं पौधे की वृद्धि और प्रवर्धन के लिए खनिज पोषक पदार्थ की आवश्यकता के महत्व के बारे में हमने समझा है और जाना है। सभी औपचारिक क्रियाओं के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और पौधे की वृद्धि के जो है ऊपर पोषक पदार्थ की कमी का जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगर मान लीजिए पोषक पदार्थ नहीं होगा तो पौधों को जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए तभी किसान जो है पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम सारे का जो है छिड़काव किया करते हैं खेतों में, क्योंकि पौधों के इससे क्या हो, उनकी सही वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हो।